हेलो चैंपियंस, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। 12th क्लास के सभी स्टूडेंट्स के सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न कि सर वेपर प्रेशर क्या होता है। वेपर प्रेशर नहीं समझ में आ रहा है सर, कैसे समझें, क्या करें, क्योंकि वेपर प्रेशर नहीं समझोगे तो राउल्स लॉज नहीं समझ में आएगा। सोल्यूशन चैप्टर पूरा आधा अधूरा छोड़ के रखना पड़ेगा आपको। और वेटेज सीबीएसई बोर्ड में 7 नंबर की वेटेज यहाँ से आती है, तो आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। आज के लेक्चर में हम वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है, कैसे डिपेंड करता है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, ये राउल्स लॉ से कंप्लीटली रिलेट करता है। तो रिलेटेड टॉपिक है, राउल्स लॉ तभी आपको समझ में आएगा और तभी जाके आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज समझ में आने वाली है, क्योंकि फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी उसी वेपर प्रेशर से रिलेटेड ही है। ठीक है, तो देर ना करते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड हम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वहाँ राउल्स लॉ यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पढ़ेंगे। सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर कैसे डिक्रीज और इंक्रीज, क्या क्या चीज़ें होती हैं, सब कुछ डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ के टॉपिक पे कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो हो तैयार, करोगे वार। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी, बहुत अच्छे से हमने कवर कर लिया था। मोलैरिटी, जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स थे, सारी चीज़ें हमने कवर कर ली थी। आज का जो टॉपिक है, अगर आपने लास्ट वीडियो लेक्चर नहीं देखा है या प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाके देखिए। तो नाउ वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। व्हाट इज़ वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड? एक्चुअली अभी वहाँ तक नहीं जाते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं कि एक लिक्विड हमने लिया है, कंटेनर में लिया है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इस कंटेनर में देखिए मैंने क्या किया है, इस कंटेनर में लिक्विड फिल किया है और इसको कंप्लीटली क्लोज कर दिया है। ठीक है, अब कंप्लीटली क्लोज करने के बाद अब मैं क्या देखूंगा कि स्टार्टिंग कहाँ से होगी। स्टार्टिंग ये होगी कि यहाँ पे, क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर पे ही क्या होता है, इवेपोरेशन होता है। किसका इवेपोरेशन होता है सर? लिक्विड का इवेपोरेशन होता है, क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर पे भी वो कुछ ना कुछ जो सरफेस पे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, सरफेस के पार्टिकल्स को कुछ ना कुछ एनर्जी होती है इनके पास, जिससे वो क्या करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, वो इवेपोरेट होना स्टार्ट होते हैं। कैसे, क्यों होती है एनर्जी? क्योंकि देखिए जो ये अंदर का पार्टिकल है, ठीक है, इसके चारों तरफ से इस पर फोर्स लग रहा है भाई, इधर से भी फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है भाई? अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। दूसरे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पर अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं, तो ये मॉलिक्यूल, ये जो नीचे ये बीच में मॉलिक्यूल है, ये चारों तरफ से अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है इस पर। ठीक है, लेकिन जो सरफेस पे मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर केवल एक ही तरफ से फोर्स लग रहा है। मैक्सिमम से मैक्सिमम दो तरफ से फोर्स लग रहा होगा, क्योंकि साइड बाई साइड वाले मॉलिक्यूल्स भी उन पर अट्रैक्शन फोर्स लगा रहे होंगे। बट क्या ऊपर से फोर्स लग रहा है कोई? नहीं। तो इन मॉलिक्यूल्स के पास, जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनके पास हायर एनर्जी होती है इन कंपैरिजन टू किसके? अंदर के मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसकी वजह से अगर थोड़ा सा भी ये टेम्परेचर इनको मिलता है तो ये क्या करते हैं, सरफेस से लीव कर जाना चाहते हैं। और लीव करके कहाँ जाएंगे भाई? हमने तो इसको ढक के रखा है। ठीक है, क्लोज हमेशा वेपर प्रेशर जब कैलकुलेशन होता है ना, तो हमेशा क्लोज्ड सिस्टम में ही होता है। ठीक है, क्लोज रखना पड़ेगा आपको, नहीं तो वेपर्स तो चले जाएंगे ना, प्रेशर कहाँ लगाएंगे। क्लियर? तो यहाँ पे हमने क्या किया, अब जब ऐसे ढक के रख दिया तो यहाँ पे क्या होने लगा, इवेपोरेशन होने लगा। अब इवेपोरेशन होते जाएगा, तो इवेपोरेशन होते होते यहाँ पे कई सारे मॉलिक्यूल्स फॉर्म होने लगेंगे। ठीक है, वेपर के फॉर्म में आने लगेंगे कि नहीं। अब कुछ मॉलिक्यूल्स, बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स बढ़ गए। स्टार्टिंग में तो इवेपोरेशन नहीं हो रही थी, तो एक भी मॉलिक्यूल नहीं था। अब इवेपोरेशन होने लगा तो मॉलिक्यूल्स बढ़ने लगे, धीरे धीरे मॉलिक्यूल्स बढ़ने लगे। तो यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जो अब क्या करना चाहेंगे, कंडेंसेशन करना चाहेंगे। कंडेंसेशन करने का मतलब कि आप देखते हो कि अगर पानी गर्म किया जाता है या पानी वैसे भी रखा जाता है, तो उसके ऊपर अगर आप प्लेट लगा दो एक, तो धीरे धीरे जब भी पानी ठंडा होता है या नॉर्मल टेम्परेचर पे आता है गर्म करने के बाद या नॉर्मल रखने के बाद भी, तो कुछ वाटर के पार्टिकल्स जाके प्लेट पे, जिस चीज़ से आप ढके हुए होते हो, उस पर चिपक जाते हैं कि नहीं। ठीक है, वैसे ही सेम चीज़ यहाँ पे होने स्टार्ट हो जाएगी कि ये मॉलिक्यूल्स यहाँ पे तो जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे जब बहुत सारा इवेपोरेशन हो जाएगा तो मॉलिक्यूल्स अब कंडेंस होना भी स्टार्ट हो जाएंगे।
ठीक है। तो इनिशियली क्या हो रहा था, इनिशियली हो रहा था कि इवापोरेशन हो रहा है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल, क्योंकि यहाँ पे ज़ीरो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे तो इवापोरेशन ज़्यादा से ज़्यादा होगा, ठीक है। अब इवापोरेशन की वजह से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बन गए जो यहाँ पे इकट्ठा होने लगे, इस जगह पे इकट्ठा होने लगे। तो अब क्या होगा, जगह नहीं बची, जगह नहीं बची तो ये क्या करना चाहेंगे, अब कंडेंसेशन करना चाहेंगे, ठीक है। ये प्रोसेस वन बाय वन होती रहती है और एक टाइम ऐसा आएगा जब रेट ऑफ इवापोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन जो होगा वो बराबर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, रेट ऑफ कंडेंसेशन, स्टार्टिंग समझो, स्टार्टिंग में क्या हो रहा था, इवापोरेशन तेजी से हो रहा था। क्यों हो रहा था, क्योंकि मॉलिक्यूल्स नहीं थे, वेपर्स के फॉर्म में मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ही नहीं थे, तो वेपर के फॉर्म में नहीं थे तो रेट ऑफ इवापोरेशन बहुत तेजी से हो रहा था। फिर क्या हुआ, रेट ऑफ कंडेंसेशन नहीं हो रहा था उस टाइम पे, लेकिन अब मॉलिक्यूल्स जब बन गए, वेपर्स जब बन गए, तो वेपर्स अब कंडेंस होना स्टार्ट हो गए। तो इनिशियली तो वो बहुत कम कंडेंस होंगे, लेकिन धीरे धीरे उसकी भी स्पीड बढ़ती जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि रेट ऑफ इवेपोरेशन जितना हो रहा है उतना ही रेट ऑफ कंडेंसेशन भी होने लगेगा और इस टाइम को कहते हैं इक्विलिब्रियम, ठीक है। इक्विलिब्रियम इज द टाइम एट विच रेट ऑफ कंडेंसेशन इज इक्वल टू द रेट ऑफ इवापोरेशन, ठीक है। रेट ऑफ कंडेंसेशन और रेट ऑफ इवापोरेशन का रेट जो है ये जब इक्वल हो जाएगा तो उस कंडीशन पे, उस टाइम पे, उस घड़ी पे, ठीक है, क्या वेपर्स जितना प्रेशर इस सरफेस ऑफ लिक्विड पे लगाते हैं, ठीक है, ठीक, समझ लिया, मान लिया कि अब ये कंडीशन आ गई जहाँ पे इक्विलिब्रियम फॉर्म हो गया है। क्या फॉर्म हो गया है, इक्विलिब्रियम, कि जितने मॉलिक्यूल्स इवेपोरेशन के लिए बन रहे हैं उतने ही मॉलिक्यूल्स, इक्विलिब्रियम समझ रहे हो ना, कि जितने मॉलिक्यूल्स, अगर 10 मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो रहे हैं तो 10 कंडेंस भी हो रहे हैं, ठीक है, बराबर चल रहा है, सब कुछ बैलेंस होता चल रहा है, इसी को इक्विलिब्रियम कहते हैं। उस कंडीशन पे, उस टाइम पे, उस टेम्परेचर पे जो वेपर प्रेशर लगेगा इन वेपर्स के प्रेजेंस की वजह से, भाई वेपर प्रेशर का मतलब क्या है, वेपर्स जा जाके टकराएंगे ना, यहाँ पे जो वेपर्स प्रेजेंट है वो टकरा रहे हैं, किससे टकरा रहे हैं, वेसल से, वेसल के वॉल्स से, वेसल्स के वॉल्स से, या फिर इन सरफेस ऑफ लिक्विड से। जब टकरा रहे हैं तो टकराने से क्या लगा रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं। अब वेपर्स प्रेशर लगा रहे हैं तो वो क्या होगा, वेपर प्रेशर होगा, कहलाएगा वेपर प्रेशर। लेकिन ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड तभी कहलाएगा जब ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट हो, ठीक है। तो वेपर प्रेशर हमेशा नहीं लगता, वेपर प्रेशर तभी कहलाएगा जब वो वेपर प्रेशर, वो प्रेशर जो ये मॉलिक्यूल्स यानी ये वेपर्स क्या कर रहे हैं, एग्जर्ट कर रहे हैं, किस पे एग्जर्ट कर रहे हैं, सरफेस ऑफ लिक्विड पे एग्जर्ट कर रहे हैं या वॉल्स पे एग्जर्ट कर रहे हैं एट इक्विलिब्रियम एट टी टेम्परेचर इज कॉल्ड द वेपर प्रेशर। समझ में आया, समझ में आई बात, ठीक है। इक्विलिब्रियम कंडीशन होनी चाहिए भाई। तो लिखना अगर है तो लिखना स्टार्ट कर लेते हैं, लिख भी लेते हैं कि इनिशियली व्हाट हैपन, इनिशियली evaporation, rate of evaporation was 0, rate of evaporation was 0, ठीक है, रेट ऑफ evaporation 0 था, ठीक है। धीरे धीरे देन रेट ऑफ evaporation increases, vapor formation increases, while rate of condensation was 0, ठीक है, ठीक। रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या हो गया, रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या था, 0 था, लेकिन एक टाइम पे बट व्हेन more and more molecules, more and more vapors formed, they get condensed by increasing what, by increasing rate of condensation,
हाँ, रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। रेट ऑफ कंडेंसेशन इंक्रीज कर देंगे तो एक टाइम पे, ठीक है, एट, ठीक है, एक टाइम पे एट इक्विलिब्रियम एक कंडीशन आएगी, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम की, जिस कंडीशन पे रेट ऑफ इवेपोरेशन जो होगा, ठीक है, इवेपोरेशन, वेट अ मिनट, इवेपोरेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ, किसके इक्वल हो जाएगा, रेट ऑफ कंडेंसेशन के, ठीक है। मतलब जितने मॉलिक्यूल्स अब ऊपर जा रहे हैं, इवापोरेट हो रहे हैं, उतने ही मॉलिक्यूल्स क्या होना स्टार्ट हो गए, कंडेंस भी होना स्टार्ट हो गए, यानी लिक्विड स्टेट में आना स्टार्ट हो गए। यानी कि यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम बना, किसके बीच, लिक्विड और गैस फेज के बीच या वेपर फेज के बीच एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन बन गई है। इस इक्विलिब्रियम में एट विच द इक्विलिब्रियम, ठीक है, द वेपर प्रेशर, द प्रेशर exerted by the vapors दिख रहा है सबको, मिटा के अच्छे से लिख दूँ, वेट अ मिनट, ठीक है, यहाँ पे लिख दूँ, नेक्स्ट पेज पे लिख दे रहा हूँ, अच्छा नेक्स्ट पेज पे यहीं लिख दे रहा हूँ ऊपर ही, ठीक है, दिख रहा है सबको, अच्छे से दिख रहा है, हाँ देखिए, तो द दूसरे कलर से लिख दे रहा हूँ, वेट, द प्रेशर exerted by vapors on the surface of walls, surface of liquid, walls of container at equilibrium is called what क्या लिखेंगे, is called होगा vapor pressure of liquid, vapor pressure of that liquid at T temperature, ठीक है, कोई नॉर्मल टेम्परेचर हमने लिया, उस टेम्परेचर पे क्या होगा, वेपर प्रेशर वो प्रेशर होगा जो कि एग्जर्ट किया जा रहा है, किसके द्वारा एग्जर्ट किया जा रहा है भाई, किसके द्वारा एग्जर्ट किया जा रहा है, एग्जर्टेड बाय द वेपर्स प्रेजेंट अबव द लिक्विड सरफेस, ठीक है। और वो कंडीशन कौन सी होगी, वो कंडीशन होगी इक्विलिब्रियम की। समझ में आया, कोई दिक्कत यहाँ तक, परेशानी है किसी को, नहीं है, किसी को परेशानी नहीं है भाई। वेपर्स जो प्रेजेंट हैं इक्विलिब्रियम पे, वही वेपर्स जितना प्रेशर लगाएंगे, ठीक है, इक्विलिब्रियम के कंडीशन पे, उसी प्रेशर को हम वेपर प्रेशर बोलते हैं। ये कंडीशन कब आएगी, जब कंडीशन तभी आएगी जब क्लोज सिस्टम आप लेंगे तब। क्लियर है, कोई दिक्कत है, परेशानी है, किसी को परेशानी है। चलिए एक क्वेश्चन लगा लेते हैं। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बस यहाँ पे क्वेश्चन में क्या किया है कि इस बार, ठीक है, वेपर प्रेशर अगर आपको समझ में आ गया, अच्छे से समझ में आ गया है, तो लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको समझ में आ गया है। क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अगर आपको समझ में आ गया है तो बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन लगा लोगे। और यहाँ पे बस आपसे कंडीशन ये पूछी जा रही है कि क्या कंडीशंस आएंगी, ठीक है। कुछ ऑप्शंस यहाँ पे हैं, कुछ ऑप्शंस मैं दे देता हूँ, ठीक है। आपको ऑप्शंस यहाँ पे ऊपर लिख दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन, वेट अ मिनट, पहला ऑप्शन है PA इज इक्वल टू PB। दूसरा ऑप्शन है PA इज़ ग्रेटर देन PB, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन है PA इज इक्वल टू PC। और चौथा ऑप्शन है PB इज़ ग्रेटर देन PC, ठीक है। ओके, यहाँ पे ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ये कंडीशन दी गई है। आपको बताना है इन चारों ऑप्शंस में से कौन से ऑप्शन सही होंगे। मे बी मल्टीपल ऑप्शंस भी सही हो सकते हैं भाई, जेईई के एग्जाम में मल्टीपल ऑप्शंस भी सही होते हैं। चलिए, तो मल्टीपल ऑप्शंस का ये क्वेश्चन हो सकता है। देखते हैं क्या है यहाँ पे,
यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये कंडीशन जो लगाई हुई है, ये एक इक्विलिब्रियम का साइन बना हुआ है, इसका मतलब है यहाँ इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश है। यहाँ पे इक्विलिब्रियम का साइन नहीं बना है, मतलब यहाँ इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश नहीं है। अब कंडीशन क्या है कि हमने एक कंटेनर लिया, उसको उसके ऊपर उसमें एक लिक्विड फिल किया, उसके ऊपर हमने एक पिस्टन लगा दिया है। पिस्टन क्या कर रहा है, पिस्टन लगाने के बाद क्या हुआ कि थोड़ी देर हमने छोड़ दिया, तो कुछ देर बाद दिखा कि ये इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया है यहाँ पर, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया है कुछ प्रेशर पे, जितना प्रेशर वेपर प्रेशर कितना लग रहा है वहाँ पे, पीए वेपर प्रेशर एग्जर्ट हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, हमने क्या किया, प्रेशर को रिलीज कर दिया, मतलब पिस्टन को उठा दिया, ठीक है। पिस्टन एक जगह पे एडजस्ट हुआ था, प्रेशर बैलेंस हुआ था, इक्विलिब्रियम बैलेंस हुआ था। अब हमने क्या किया, प्रेशर रिलीज कर दिया। प्रेशर रिलीज करने से क्या होगा कि अब जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा था भाई, वेपर्स को जगह ज़्यादा मिल गई, जगह ज़्यादा मिल गई, तो अब क्या वो उतना ही प्रेशर एक्सर्ट करेंगे? नहीं, वो उतना प्रेशर एक्सर्ट ही नहीं करेंगे। अब तो रिलीज़ हो गए ना, अब तो खुला एटमॉस्फेयर मिल गया, तो वो ऊपर चले जाएंगे। तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। यानी कि पीए जो है ये ज़्यादा होगा पीबी से, प्रेशर कम हो जाएगा। इज दैट क्लियर? यहाँ पे इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। क्यों ख़त्म हो जाएगी भाई, अब वेपर्स को जगह मिल गई, ज़्यादा स्पेस मिल गया, क्या करने के लिए, ट्रैवल करने के लिए, घूमने के लिए, फिरने के लिए, ठीक है। अब कंडेंसेशन हो सकता है उतनी तेज़ी से ना हो, कंडेंसेशन उतने तेज़ी से नहीं होगा तो वेपर प्रेशर एक्सर्ट नहीं होगा भाई, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश नहीं होगी, वेपर प्रेशर नहीं आएगा। समझ में आ रही बात? क्योंकि इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होना चाहिए ना। क्या होगा फिर तीसरे कंडीशन में, क्या हो रहा है, आफ्टर सम टाइम, ठीक है, आफ्टर सम टाइम यहाँ पे एक एरो ही लगाना चाहिए था, मैं लगा देता हूँ, ठीक है। हम दो, ये पूरा एक ही कंडीशंस हैं, लेकिन यहाँ पे आफ्टर सम टाइम कुछ देर हमने प्रेशर रिलीज़ करने के बाद कुछ देर हमने छोड़ दिया। आफ्टर सम टाइम आप क्या देखोगा, अभी भी ये कंटेनर क्लोज्ड ही तो है, ठीक है, हमने तो भरा नहीं है, बस प्रेशर रिलीज़ किया है, प्रेशर रिलीज़ करने के बाद हमने वैसे छोड़ दिया। अब क्या होगा ये कि ये पूरा फिर से इस्टेब्लिश करने की क्या कोशिश करेगा, इक्विलिब्रियम को, और इक्विलिब्रियम को इस्टेब्लिश कर लेगा। अब यहाँ देखिए फिर से इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया है। अब क्या होगा, इक्विलिब्रियम जब इस्टेब्लिश हो गया तो अब फिर से वेपर प्रेशर, ये वेपर्स जो यहाँ पे प्रेजेंट हैं ये फिर से वेपर प्रेशर लगाना स्टार्ट करेंगे, वेपर प्रेशर लगाना स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे भी वेपर प्रेशर कुछ आएगा। क्या ये वेपर प्रेशर इस वेपर प्रेशर के इक्वल होगा? यस, अगर लिक्विड सेम है तो ऑब्वियस सी बात है वेपर प्रेशर सेम होगा। लिक्विड तो सेम है ना, वेपर्स जो प्रेशर लगा रहे हैं वो तो सेम आएगा, ठीक है। लिक्विड के मॉलिक्यूल सेम है तो वेपर प्रेशर भी सेम आएगा, कि दोनों जगह इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो रही है। तो यानी इस कंडीशन के हिसाब से पीए की वैल्यू पीसी के इक्वल हो जाएगी, यानी तीसरा ऑप्शन तो यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि पीए, ठीक है, ज़्यादा होगा पीबी से, प्रेशर ज़्यादा लग रहा था, यहाँ प्रेशर रिलीज हो गया तो प्रेशर कम लगना है, वेपर्स का प्रेशर कम लगना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर पीए ज़्यादा है पीसी से तो पीए पीसी के इक्वल है, तो पीसी भी ज़्यादा होना चाहिए पीबी से, लेकिन चौथे ऑप्शन में पीबी ज़्यादा दिया है पीसी से, तो ये दोनों ऑप्शंस करेक्ट गलत हो जाएंगे। समझ में आई बात? तो दूसरा और तीसरा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। समझ में आई बात? कोई दिक्कत, किसी को परेशानी? ये चीज़ हो गई किससे रिलेटेड, वेपर प्रेशर से रिलेटेड। अब क्वेश्चन आता है कि डज वेपर प्रेशर डिपेंड ऑन द टेम्परेचर? क्या वेपर प्रेशर टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, नहीं करता है, बताइए। तो हाँ, यस, बहुत अच्छे से भाई डिपेंड करेगा। क्यों डिपेंड करेगा भाई? अभी तुम सोचो सिंपल सी बात कि ये वाला जो फिगर दिया हुआ है, यहाँ पे जो मैं फिगर दिया हूँ, ठीक है, इस फिगर में सिंपल सी कि इस फिगर में हमने ये कंटेनर लिया है और इस कंटेनर में ये सब चीज़ें हो रही। अब हमने क्या किया, यहाँ टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा सर? टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर्स ज़्यादा बढ़ेंगे ना, वेपर्स ज़्यादा बनेंगे तो वेपर प्रेशर ज़्यादा लगेगा। ऑब्वियस सी बात है, टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो अब वेपर्स को, यहाँ पे क्या हो रहा था, सिंपल सी बात है, क्या हो रहा था, इन्हीं ये जो सरफेस पे पार्टिकल्स थे, यही मॉलिक्यूल्स थे, यही वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे थे, क्योंकि इनके पास एनर्जी थी, ठीक है, लीव करने की, सरफेस को लीव करने की। अब आप क्या कर रहे हो, आप दे रहे हो एनर्जी कि भाई लीव करो। अब लीव करने के लिए आप एनर्जी दे रहे हो, तो सारे मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स लीव करना स्टार्ट करेंगे ना, वेपर्स ज़्यादा बनेंगे तो वेपर प्रेशर ज़्यादा आएगा। यानी कि यस, वेपर प्रेशर डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, ठीक है, वेपर प्रेशर डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। यस, डिपेंडेंसी आएगी। समझ में आ रही बात? ठीक है, क्या आएगी, डिपेंडेंसी आएगी। यस, इट डिपेंड्स, वेपर प्रेशर डिपेंड्स
ऑन द टेम्परेचर। समझ में? क्लियर हुई बात? कोई दिक्कत परेशानी है किसी को? नहीं है? चलिए एक और चीज़ से समझ लेते हैं, एक और तरीके से समझ लेते हैं भाई। एक और तरीके, एक इसको अगर हम केमिकल काइनेटिक्स में एक चैप्टर है, एक टॉपिक है जिसका नाम है, जहाँ पे हम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, ठीक है। वहाँ पे एक ग्राफ बनाते हैं, उसी ग्राफ से मैं आपको समझाता हूँ कि क्या चीज़ें यहाँ पे होंगी, ठीक है। सिंपल सा एक ग्राफ, ये समझिएगा कि इस ग्राफ को बहुत अच्छे से देखिए। यहाँ पे हमने मान लिया कि यहाँ पे ये कुछ प्रेशर्स लग रहे हैं, ठीक है। ये इस साइड पे ये पूरा वाई एक्सिस पे हमने लिया है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और इधर हम कह रहे हैं एनर्जी हैविंग, ठीक है, वेपर्स, ठीक, क्लियर। इधर हम वेपर्स ले रहे हैं, एनर्जी ना लेके वेपर्स ले रहे हैं, वेपर प्रेशर, ठीक है। क्या ले रहे हैं? वेपर प्रेशर। अब हमने क्या किया, हम यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं, क्या ड्रॉ कर रहे हैं भाई? हम ड्रॉ कर रहे हैं एक फिगर जो कि हमें इस तरह से, ठीक है। वेट अ मिनट, टेम्परेचर T1, हमने एक टेम्परेचर लिया T1 जिस पे हमें ये ग्राफ मिल रहा है, वेट अ मिनट, ठीक है। देखिए ध्यान से, ये हमें इस तरह से मिल रहा है, क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी? यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, पहले मुझे बना लेने दीजिए, अभी क्लियर आपको समझ में आ जाएगा, 1 बाय 1 अभी हर एक चीज़ क्लियर कर दूंगा, ठीक है। सिंपल सा, वेट, फिगर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है तब जब आप कोई चीज़ समझ रहे हैं। ये फिगर है, ठीक है। एक ये टेम्परेचर T1 पे हमने लिया है, दूसरा हमने फिगर बनाया है ऐसे टेम्परेचर T2 पे, और तीसरा हमने फिगर बनाया है टेम्परेचर T3 पे, ठीक है। ये एक फिगर ये है, और ये हमने लिया, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं, एक लेके चल रहे हैं कि यहाँ पे ये वो मैक्सिमम वेपर प्रेशर है, ठीक है, जो एग्जर्ट होना है, जो टेम्परेचर एग्जर्ट होना है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमने T1 टेम्परेचर ले लिया, यहाँ पे T2 टेम्परेचर ले लिया, और ये जो लास्ट वाला बनाया है ये T3 टेम्परेचर पे है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। वेपर प्रेशर हम क्या डिफाइन कर रहे हैं? हम टेम्परेचर डिफाइन कर रहे हैं कि वेपर प्रेशर पे डिपेंड करता है कि नहीं, ठीक है। ध्यान से देखिए, अब फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स और इनकी बात है, तो अब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ देखिए टेम्परेचर कम था, ठीक है, टेम्परेचर कम था, तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादातर ऐसे थे जिनका वेपर प्रेशर कम था, ठीक है। जैसे जैसे टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स वेपर्स ज़्यादा बन रहा है, तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स देखिए वेपर्स की तरफ ज़्यादा आ गए हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे वेपर्स बन रहे हैं, बहुत सारे वेपर्स का फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर इससे ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे देखिए, ये मान लीजिए हमारा थ्रेशोल्ड वो एनर्जी है जिसको पार करके उसको जाना था, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत कम मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो वेपर्स में कन्वर्ट हुए हैं। अभी फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे क्या हो गया? ज़्यादा हो गया, ठीक है। इस केस में देखिए T2 टेम्परेचर बढ़ाया तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स और बढ़ गए, जो किस में कन्वर्ट हो गए हैं? वेपर्स में कन्वर्ट हो गए हैं, ठीक है। और टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ा लिया तो रेड वाला आप दिख रहा है कि रेड वाला शो कर रहा है कि आपका टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ाने पे T3 टेम्परेचर पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स किस में कन्वर्ट हो गए हैं? वेपर्स में कन्वर्ट होगा। जितना ज़्यादा वेपर्स में कन्वर्ट होंगे उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर लगाया जाएगा इन मॉलिक्यूल्स के द्वारा। तो मोस्ट ऑफ द वेपर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे वेपर प्रेशर लगाना, एक्सर्ट करना स्टार्ट कर देंगे। क्लियर हुई बात? क्लियर हुआ? कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक किसी को है परेशानी? नहीं है? चलिए, तो ये चीज़ डिपेंड करती है, यानी हमें यहाँ से पता चल गया कि वेपर प्रेशर डिपेंड करता है वेपर प्रेशर डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, यानी टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है? चलिए, तो ये तो चीज़ हो गई, लेकिन अगर हम ये कहें कि भाई कैसे डिपेंड करता है, हाउ लीनियरली और एनी
लीनियरली और एक्सपोनेंशियली। ठीक है, दो कंडीशंस हैं भाई। लीनियरली डिपेंड करने का मतलब क्या होता है? लीनियरली डिपेंड करने का मतलब कि डायरेक्टली तो डायरेक्ट उसी पे डिपेंड करता है। किस तरह से डिपेंड करता है? ऐसा तो नहीं है कि जैसे हमने यहाँ पे ले लिया वेपर प्रेशर, यहाँ पे ले लिया टेम्परेचर, ठीक है, ठीक। तो क्या लीनियरली डिपेंड करता है? क्या ऐसा होगा कि जितना वेपर प्रेशर बढ़ाएंगे उतना टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, या टेम्परेचर जितना बढ़ाएंगे उतना वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा? क्या ऐसा होगा? या ऐसे बढ़ना स्टार्ट होगा, एक्सपोनेंशियली बढ़ना स्टार्ट होगा? क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा पॉसिबल है? तो यस, हमेशा जब भी आप अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि लीनियरली और एक्सपोनेंशियली, तो आप बताएंगे कि वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एक्सपोनेंशियली। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियली डिपेंड करता है। एक्चुअली एक्सपोनेंशियली कैसे डिपेंड करता है, तो वो आइए समझते हैं। ठीक है, कैसे डिपेंड करता है? देखिए, जो हमारा, जब हम इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, वेपर प्रेशर में हमने बताया कि इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा तभी वेपर प्रेशर लगेगा। तो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा, तो इक्विलिब्रियम में आपने पढ़ा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है, जिसको हम Kp से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रेशर की बात कर रहे हैं तो Kp से रिप्रेजेंट करेंगे। Kp कहते हैं कि या K कहते हैं, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डायरेक्टली डिपेंड करता है वेपर प्रेशर पे। ठीक है, डायरेक्टली डिपेंड करता है किस पे? वेपर प्रेशर पे। और K जो है ये डायरेक्ट, ये एक्सपोनेंशियली डिपेंड किस पे करता है? टेम्परेचर पे। ठीक है, क्लियर? तो अगर आप इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कर रहे हो तभी वेपर प्रेशर आएगा, और इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होने पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ रहा है जो कि टेम्परेचर पे एक्सपोनेंशियली डिपेंड कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारा टेम्परेचर वेपर प्रेशर, ठीक है, यानी अगर हम डायरेक्टली देखें तो भाई वेपर प्रेशर Kp पर डिपेंड कर रहा है, और Kp एक्सपोनेंशियली टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है। तो अगर हम इसके पीछे जाएं, डायरेक्टली इन दोनों के बीच रिलेशन निकालने पे जाएं, तो ऑब्वियस सी बात है कि वेपर प्रेशर डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एक्सपोनेंशियली। डिपेंड करेगा कि नहीं? समझ में आ रही बात? एक्सपोनेंशियली डिपेंड करेगा, ऑब्वियस सी बात है, एक्सपोनेंशियली डिपेंड करेगा। क्लियर? समझ में आई बात? समझ में आया? कोई दिक्कत परेशानी है किसी को? तो आप दो बातें यहाँ से क्लियर हो गई। दो बातें क्या क्या क्लियर हुई? पहला, वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। यस, वेपर प्रेशर टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। क्यों करता है? क्योंकि ज़्यादा वेपर, जब टेम्परेचर आप बढ़ाओगे वेपर्स ज़्यादा बनेंगे तो वेपर प्रेशर ज़्यादा आएगा। वाइल कैसे डिपेंड करता है? तो हमेशा एक्सपोनेंशियली डिपेंड करेगा, लीनियरली डिपेंड नहीं करेगा। लीनियर का ग्राफ ये है, ये वाला ग्राफ लीनियर का ग्राफ है। ठीक है, ये वाला ग्राफ जो है एक्सपोनेंशियल ग्राफ है। तो एक्सपोनेंशियली हमेशा डिपेंड करेगा, ऐसा नहीं है कि वो लीनियरली डिपेंड करेगा। समझ में आई बात? कोई दिक्कत परेशानी किसी को नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज द वेपर प्रेशर डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ लिक्विड? क्या नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है वेपर प्रेशर? यानी लिक्विड अलग अलग तरीके का अगर आपने ले लिया तो क्या डिपेंडेंसी आएगी? क्या ऐसा होगा कि वाटर को आपने ले लिया और दूसरा कोई लिक्विड लिया है, दोनों के वेपर प्रेशर में, दोनों सेम टेम्परेचर पे रखे हुए हैं, बट टेम्परेचर तो सेम रखना पड़ेगा ना। टेम्परेचर अगर सेम रखा हुआ है तो क्या दोनों के वेपर प्रेशर में डिफरेंस आएगा? तो यस, डिफरेंस आएगा। यस डिफरेंस आएगा। क्यों आएगा? क्या रीज़न है इसका? तो रीज़न समझते हैं। ठीक है, रीज़न ये है कि डिफरेंट liquids have different type of molecular attractions। ठीक है, अलग अलग लिक्विड का अलग अलग टाइप का मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है। अलग लिक्विड है, जैसे किसी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ठीक है, बॉन्ड जो होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगेगा। किसी लिक्विड में ऐसा होगा कि मॉलिक्यूल के बीच में डायपोल इंटरेक्शन लगेगा।
कोई कोई मॉलिक्यूल्स ऐसे कोई कोई लिक्विड ऐसा होगा जिनके मॉलिक्यूल के बीच में वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। तो भाई अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग अलग है, अट्रैक्शन मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन अलग अलग है, तो ऑब्वियस ही बात है कि वहाँ डिपेंडेंसी नेचर ऑफ लिक्विड पे आएगी। जैसे क्यों आएगी भाई, क्यों आएगी वो रीज़न तो यहाँ पे दे दिया, लेकिन ये अट्रैक्शन जो है ये कैसे डिपेंडेंसी आ रहा है, तो ऐसे डिपेंडेंसी आ रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो एक्सपोनेंशियल वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है इन कंपैरिजन टू डायपोल इंट्रैक्शन। ठीक है, इन कंपैरिजन टू डायपोल इंट्रैक्शन, और डायपोल इंट्रैक्शन से ज़्यादा वंडर वॉल्स फोर्सेस क्या होते हैं। ठीक है, डायपोल इंट्रैक्शन डायपोल इंट्रैक्शन जो होता है वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है इन कंपैरिजन टू वंडर वॉल फोर्सेस। तो ऑब्वियस ही बात है, क्या हुआ, आपने सेम टेम्परेचर पे सब कुछ रखा है, अगर आपने वाटर ले लिया, ठीक है, जो कि क्या होता है जिनके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और आपने कोई डायपोल इंट्रैक्शन का एक मॉलिक्यूल ले लिया, जैसे कोई लिक्विड ले लिया, जैसे CHCl3 क्लोरोफॉर्म, क्या ले लिया, CHCl3 क्लोरोफॉर्म, CHCl3 क्लोरोफॉर्म। इन दोनों के बीच में अगर हम वेपर प्रेशर एक्सर्ट करना है, यानी लिक्विड के बेसिस पे हमने टेम्परेचर सेम रखा है, टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर तो T है, दोनों के लिए सेम है, तो क्या इन दोनों के वेपर प्रेशर में डिफरेंस आएगा? यस, डिफरेंस आएगा। कैसा डिफरेंस आएगा, कितना डिफरेंस आएगा? तो कितना तो नहीं आएगा, लेकिन ये जानते हैं कि वेपर प्रेशर किसका ज़्यादा होगा, इसका ज़्यादा होगा, वाटर का कम होगा। क्यों कम होगा भाई, क्यों कम या ज़्यादा होगा? पहली चीज़, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग लग रही है जो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसलिए मॉलिक्यूल्स वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होंगे, वेपर्स नहीं फॉर्म होंगे, तो वेपर प्रेशर कम लगेगा। ठीक है, वाइल CHCl3 का वेपर प्रेशर जो है, ठीक है, यहाँ डायपोल इंट्रैक्शन लग रहा है, इनके मॉलिकुलर अट्रैक्शन जो है डायपोल हैं, जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या है, वीकर है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से वीकर है तो वेपर्स ज़्यादा बनेंगे, वेपर्स ज़्यादा बनेंगे तो वेपर प्रेशर ज़्यादा आएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है यार, कि जहाँ पे मॉलिकुलर अट्रैक्शन कम होगा वहाँ वेपर्स ज़्यादा बनेंगे, ईजिली बनेंगे। वेपर बनाना ईजी होगा तो वेपर्स ज़्यादा बनेंगे तो वेपर प्रेशर ज़्यादा लगाएंगे। समझ में आया? तो यही चीज़ है, यानी वेपर प्रेशर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ लिक्विड पे भी डिपेंड करता है, और नेचर ऑफ लिक्विड में आपको यही जानना है कि जहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वहाँ पे वेपर प्रेशर कम होगा, जहाँ पे ज़्यादा वीक बॉन्ड वहाँ पे वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। सिंपली आप लिख सकते हो कि वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। समझ में आ रही बात? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। समझ में? क्लियर हुई बात? ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा भी है, वेपर प्रेशर ऑफ H2 इज लेसर देन वेपर प्रेशर ऑफ CHCl3 क्लोरोफॉर्म। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, यहाँ डायपोल इंट्रैक्शन होता है। समझ में आया? क्लियर हुई बात? तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन के बारे में, राउल्स लॉ के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू, स्टे इन ऑर्बिट, स्टे अहेड।